आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर अंबेडकर, कुछ अनछुए प्रसंग, अध्याय 2, उनके शाही शुभचिंतक। इसके मैं 2 वीडियो अब तक बना चुकी हूँ और आज मैं इसका तीसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। इंडियन डेली मेल ने इस भाषण को समूची कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्तृता की एक सबसे बढ़िया वानगी बताया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक सज्जन उनके भाषण से बेहद प्रसन्न हुए। वे सराहना, संतुष्टि और अत्यधिक प्रशंसा का भाव लिए अपने राजसी निवास लौटे और आंखों में आनंद के आंसू लिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्होंने जो मेहनत और पैसा लगाया था, आज वह सब वसूल हो गया। ये उपलब्धि एक गौरवशाली सफलता थी। ये प्रशंसक सज्जन और कोई नहीं, बड़ौदा के महाराजा थे। उन्होंने अंबेडकर को एक विशेष रात्रि भोज में आमंत्रित किया, जो उन्होंने लंदन में अपने चुनिंदा मित्रों के लिए आयोजित किया था। ये नियति की विचित्र विडंबना ही थी कि गायकवाड़ और अंबेडकर वर्षों के बेगानेपन के बाद ऐसी नाटकीय परिस्थिति में दोबारा मिले। अंबेडकर के इस सशक्त भाषण का अखबारों की दुनिया पर भी जबरदस्त असर हुआ। अंग्रेजी अखबारों और पत्रकारों ने अपना ध्यान दलित वर्गों के इस नेता पर लगा दिया और लॉर्ड सिडनहम, ओ डॉयर और ऐसे ही अन्य अनेक अंग्रेज राजनयिक, जिन्होंने अंबेडकर के नागपुर वाले भाषण की स्पेक्टेटर में कड़ी आलोचना की थी, वही अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि अंबेडकर एक राष्ट्रवादी थे और इसलिए वे धीमे स्वरों में कहने लगे कि वे भी भारत के क्रांतिकारी नेता थे। कुछ अंग्रेज राजनयिकों ने गोपनीय ढंग से श्री लट्ठे से ये भी पूछा कि क्या अंबेडकर क्रांतिकारी खेमे से थे। अंग्रेज राजनयिकों की ओर से ये पूछताछ अप्रत्याशित नहीं थी। यहाँ ये स्मरणीय है कि जब 1917 में अंबेडकर अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचे थे, तो ब्रिटेन की खुफिया पुलिस ने कैसे उनकी पूरी तलाशी ली थी। अंबेडकर ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वह था मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार करना, जिसमें दलित वर्गों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। उन्होंने बड़े श्रम और राजनयिक क्षमता के साथ ये योजना तैयार की और इसे अल्पसंख्यक उप समिति को भेज दिया कि इसे भारत के भावी संविधान में सम्मिलित कर लिया जाए। इस योजना का शीर्षक था एक स्वशासी भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों के संरक्षण हेतु राजनीतिक सुरक्षा उपायों की एक योजना। मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया था कि दलित वर्गों को राज्य के अन्य नागरिकों के साथ ही समान नागरिकता का अधिकार दिया जाए, छुआछूत को समाप्त किया जाए और कानून में भेदभाव वाली किसी भी दंडात्मक या अलाभकारी स्थिति को बंद किया जाए। इस घोषणा पत्र में दलित वर्गों के लिए विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचन मंडल के माध्यम से अपने ही आदमियों को अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार की मांग की गई। इसके साथ ही इसमें सेवाओं, नौकरियों में दलित वर्गों के उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व और नौकरियों की आवश्यकता और नियंत्रण को अपने हाथ में लेने के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की भी मांग की गई। बड़ौदा राज्य के अधिकारियों ने महाराजा के हितों की रक्षा करने और राज्य के वित्त को नियंत्रित रखने के अतिशय उत्साह में असाधारण कदम उठाते हुए इस बात पर बल दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ₹20,434.05 की अपनी छात्रवृत्ति की राशि लौटाएं। बहरहाल ये बात महाराजा की जानकारी में नहीं थी। इस विषय में गहन अध्ययन के लिए पाठक परिशिष्ट 2, 3 और 4 को देख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर उस पैसे को लौटाने के लिए वचनबद्ध थे जो बड़ौदा राज्य ने उनकी ओर से विदेश में पढ़ाई के लिए खर्च किए थे। किंतु पैसे बचाना तो दूर, अभी तो उनके पास अपने जीवन यापन लायक भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। इन परिस्थितियों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे चाहते हुए भी पैसे लौटाने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने बड़ौदा राज्य सरकार के अधिकारियों से सविनय अनुरोध किया कि वे उन्हें कुछ समय की मोहलत दें
और वह इस स्थिति में आते ही पैसा चुका देंगे। बड़ौदा राज्य सरकार ने उन्हें दी हुई धनराशि की वसूली के लिए अदालत में जाने का जो विचार किया था, उस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विशिष्ट ढंग और शैली में श्री पंडित को एक पत्र लिखा जो बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम उस पत्र को अक्षरशः प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यक्तिगत B.R. अम्बेडकर, दामोदर हॉल, परेल, बम्बई, 9/12/1924। प्रिय पंडित जी, आपके 6 तारीख के पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत ध्यान से इस पत्र को पढ़ा है। यदि आपने बड़ौदा सरकार के साथ मेरे पहले के पत्राचार को देखा होता तो आपको राज्य के प्रति मेरे दायित्व के बारे में मुझे स्मरण कराने की बहुत आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार लिखा है कि बड़ौदा राज्य के साथ मेरे कानूनी संबंध चाहे जो हों, मैं अपने आप को उस पैसे को चुकता करने के लिए बाध्य मानता हूँ जो राज्य ने मेरे वास्ते खर्च किए थे। और मेरा विश्वास कीजिए कि यदि यहाँ इस समय मेरे पास पैसे होते तो मैंने बिना एक पल गंवाए अपने दायित्व को पूरा कर लिया होता, क्योंकि मैं ये एहसास करने की लालसा रखता हूँ कि मैं वो सब कहने को स्वतंत्र हूँ जो मैं मेरे प्रति बड़ौदा सरकार के व्यवहार के संबंध में कहना चाहता हूँ और जिसकी जानकारी शायद आपको भी है। किंतु आज की स्थिति में मेरे पास अपने कर चुकाने को तो क्या, जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। आप कहते हैं कि अब मैं बम्बई में स्थापित हो गया हूँ और आपको नहीं समझ में आता कि मुझे मेरे दायित्व पूरे करने में क्या कठिनाई हो सकती है। मेरे लिए ये समझना बहुत कठिन सा है कि आपका स्थापित शब्द से क्या तात्पर्य है। यदि आपका तात्पर्य यह है कि मैं ढेरों पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आप पूरी तरह से गलतफहमी में हैं। आप शायद ये भूल जाते हैं कि मैं मात्र एक बैरिस्टर हूँ और काम पाने के लिए जूझ रहा हूँ। सबसे पहले तो सच ये है कि मैं अभी 1 साल से ही प्रैक्टिस में हूँ। दूसरी बात यह है कि इस पेशे में तमाम तरह के जातिगत पूर्वाग्रह व्याप्त हैं और मुझे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हर कदम पर उनका सामना करना पड़ता है। मेरे लिए संघर्ष यथासंभव कड़ा है और इसलिए मैं बहुत झुककर चलने को बाध्य हूँ। आज की परिस्थितियों में मैं चाहकर भी राज्य के खर्च किए हुए पैसे को लौटाने में समर्थ नहीं हूँ। यदि बड़ौदा सरकार पैसे देने की मेरी असमर्थता का ये अर्थ लगाती है कि मैं पैसा देना ही नहीं चाहता हूँ, तो उनके लिए अदालत जाने का रास्ता खुला है। यदि वे समझते हैं कि इससे उन्हें लाभ होगा तो वे अदालत से डिग्री लेकर उसका पालन करवा सकते हैं। ये बात सही हो सकती है कि यदि वे अदालत में जाते हैं तो इससे समुदाय के नाम को धक्का लगेगा। दूसरी ओर मेरा ये विश्वास है कि यदि समुदाय को ये पता चल गया और अदालती कार्रवाई के दौरान उन्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने बड़ौदा सरकार के प्रति कैसा व्यवहार किया है, तो मेरा विश्वास है कि समुदाय को मेरे कारण किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी ओर मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस विचारित मुकदमे के बाद जो कीचड़ उछालेगी उसका कुछ अंश महाराजा और बड़ौदा राज्य को लगेगा और इसके लिए दोनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। सच में बेहतर तो यही होगा कि इस सब से बचा जाए, किंतु इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि बड़ौदा सरकार मुझे तब तक की मोहलत दे जब तक कि मैं पैसे देने की स्थिति में ना आ जाऊं। बड़ौदा सरकार शायद मुझे काफ़ी अच्छी तरह से नहीं जानती। मैं एक बार उन्हें दिखा चुका हूं कि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूं। यदि मैं चरित्रवान नहीं होता तो मैं कभी लौटकर बड़ौदा नहीं आता। मुझे ब्रिटिश सेवा में जाने के लिए अनगिनत प्रस्ताव मिले। एक चरित्रवान व्यक्ति के अलावा और कौन इनको ठुकरा सकता था। वे मुझे बस एक स्वाधीन व्यक्ति के रूप में जानते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि केवल एक चरित्रवान व्यक्ति ही स्वाधीन हो सकता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप ये समझेंगे कि मुझे राज्य के प्रति अपना दायित्व पूरा करने की अत्यधिक चिंता है, और यदि मैं ऐसा तुरंत नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं तंगी में हूँ। जिस क्षण परिस्थितियाँ आसान हो जाएंगी, आप निश्चित मानिए कि मैं पैसे लौटाने शुरू कर दूंगा। इससे अधिक इस समय मैं और कुछ नहीं कह सकता या कर सकता। मेरा असली उद्देश्य जो मैंने स्पष्ट कर दिया है वो ये है कि मैं पैसे मुंबई यूनिवर्सिटी को
लौटाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस धनराशि से बड़ौदा के महाराजा के नाम पर दलित वर्गों के लड़कों के लिए छात्रवृत्तियां शुरू करें। ये पैसा मुझ पर दलित वर्ग के एक सदस्य के नाते खर्च किया गया था और मेरे विचार से इसे राज्य के निजी इस्तेमाल में नहीं लेकर दलित वर्गों के लाभ के लिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। किंतु जब राज्य इतने वाणिज्यिक ढंग से व्यवहार कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि उसे मेरी योजना पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि आप मेरे और बड़ौदा राज्य के बीच निर्णय करें। आपने जिस भावना से मुझे लिखा है मैंने उसे गलत नहीं समझा है और मेरा विश्वास है कि मैंने जिस भावना से आपको जवाब दिया है आप भी उसे गलत नहीं समझेंगे। आपसे कभी कभार संपर्क की आशा में मैं हूं आपका भवनिष्ठ BR अम्बेडकर। जब बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ जो भी लंदन में ही थे से डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के कार्य वाली प्रेस लगाने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया। महाराजा ने शहर से उन्हें इस बात के लिए 150 पाउंड दिए। इस राशि का एक चेक महाराजा के सचिव ने 5 जनवरी 1931 को अपने पत्रानुसार डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा। बड़ौदा के महाराजा से एक बार फिर संपर्क किया गया कि वे दलित वर्गों के लाभार्थ बंबई में एक कॉलेज की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दें। इस आशय की अपील श्री K.A. केलुस्कर ने डॉक्टर अम्बेडकर की ओर से महाराजा से की। दलित वर्गों के संस्थान की ओर से एक और अपील दलित वर्गों को उनकी वर्तमान दयनीय स्थिति से उठाकर भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक समानता की स्थिति पर लाने और उनके आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने नवंबर 1931 में की। इसकी स्थापना जून 1925 में हुई थी। इसी तरह की जो एक और अपील पहले की गई थी उसके जवाब में कई राज्यों के राजकुमारों ने काफी दान किया था। संस्थान की 3 मुख्य आवश्यकताएं प्रेस कोष, भवन कोष और रख रखाव कोष से संबंधित थी, जिनके लिए 14,000 पाउंड राशि की जरूरत का अनुमान था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जन्म 1 मार्च 1863 को हुआ था। उनका राज्याभिषेक 28 दिसंबर 1881 को हुआ। महाराजा का निधन बंबई स्थित उनके जय महल पैलेस में 6 फरवरी 1939 को हुआ। तो साथियों, अब फिर मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगी। आप लोग इंतजार करें। आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए आपसे विदा चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।